पुनः आपका स्वागत है एक बार करंट अफेयर के सीरीज में। जैसा कि हम लोग बीपीएससी को टारगेट रख के 17वीं यूपीएससी और बिहार के अन्य परीक्षाओं के लिए क्या है करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो 2 पार्ट हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं, इसमें कि हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड, यानी कि जो अंतिम बार हमने पढ़ाया था सेकेंड पार्ट तक पढ़ा था उसके बाद लास्ट वाला थर्ड पार्ट में का आज पहला टॉपिक है महिला आरक्षण अधिनियम। ठीक है, आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि महिला आरक्षण अधिनियम यानी कि 106वां संविधान संशोधन संशोधन क्या कहता है। ठीक है, और नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि नए संसद भवन। ठीक है, इसमें क्या है कि पहला अधिनियम कौन सा पारित हुआ, महिला आरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 106वां संविधान संशोधन या 106 106 संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। देश की संसद हाँ ठीक है, देश की संसद के नए भवन में स्थानांतरण के लिए विशेष सत्र 1822 सितंबर 2023 को आहूत किया गया। 18 से 22 सितंबर 2023 को आहूत किया गया। हम लोग जानते हैं कि आहूत करने का अधिकार किनको है, माननीय राष्ट्रपति महोदय को है। तो 18 से 22 सितंबर 2023 को आहूत किया गया। नए संसद भवन में स्थानांतरित के पहले ही सत्र विशेष सत्र में इस इतिहास उस समय रचा गया जब लोकसभा में राज्य विधानसभाओं दिल्ली विधानसभा सहित में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया, जो मूलतः 128वां संविधान संशोधन विधेयक था तथा अधिनियमित होने के पश्चात जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। ठीक है, इसमें देखिए 3-4 पॉइंट हम लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया, 33% आरक्षण। ठीक है, और इसका क्या नाम दिया गया, नारी शक्ति वंदन विधेयक। ठीक है, जो मूलतः कौन सा संविधान संशोधन था, मूलतः 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, लेकिन ये अधिनियमित होने के पश्चात कौन सा बना, 106 संविधान संशोधन। इतना 4 पॉइंट अभी तक तुमको ध्यान रखना है। उससे कह रहा है संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। नए संसद भवन ने पहले ही विधायी कार्य 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्दशी के दिन विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो एक क्या है कि अगर मतलब हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक ध्यान रखेंगे लोग कि 19 सितंबर 2023 को क्या है पहला विधायी कार्य दिवस था। ठीक है, पहला, और यह क्या था, गणेश चतुर्दशी के दिन प्रारंभ हुआ। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। यह आरक्षण नई जनगणना ऊपरी सीमा के बाद प्रभावी होने के बाद कहा जहां अधिनियम में कहीं गई है, वह SC ST या OBC वर्गों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 330 के जरिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 131 सीट पहले ही इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षित है। मतलब क्या है कि अलग से इसमें क्या है कि SC ST और OBC वर्गों के लिए अलग से प्रावधान इसमें नहीं है। इस बात को बोल कर ध्यान रखें, SC ST या OBC वर्गों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, खैर संविधान के अनुच्छेद 330 के जरिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 131 सीटें पहले ही इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षित है, पहले से ही। इन आरक्षित सीटों में ही SC ST महिलाओं के लिए 33% सीटें पारित किए गए अधिनियम के तहत स्वतः ही आरक्षित रहेगी। ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं। लगभग पूरा विपक्ष भी महिला आरक्षण के समर्थन में होने के कारण भारी बहुमत में से इस विधेयक को पारित होना तय माना जा रहा था। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन की चर्चा में कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने तत्काल प्रभाव से ही इसे लागू करने की बात कही, जहां कहीं वही समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य दलों ने OBC के लिए आरक्षण के प्रावधान की मांग की। विधेयक में किसी भी संशोधन को सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। 452 दो के मतों से, मतलब कि 456 सीट। ठीक है, 452 लोगों ने क्या सहमति दिया, दो ने असहमति नहीं दिया। ये भारी बहुमत से लोकसभा ने इसे 20 सितंबर 2023 को पारित कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIEMIM के इसके विरोध में रही। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के अगले ही दिन राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अनुमोदन 29 सितंबर को प्राप्त हो गया। इसके साथ ही कानून का रूप इसने ले लिया तथा 106 संविधान संशोधन अधिनियम में इसे अधिसूचित कर दिया। बस इतना ही हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए, हालांकि और भी कुछ है प्रावधान, लेकिन यह एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी नहीं है। हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं,
तो संविधान संशोधन से लेकर जनगणना तक के कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नए परिसीमन और नई जनगणना के पश्चात ही लागू हुआ। कब? 2026 के बाद। कह रहा प्रभावी होने पर लोकसभा की 543 सीटों में से 181 तथा राज्य विधानसभा की कुल 4143 सीटों में से 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी मौजूदा से। मतलब 543 सीट जैसे है, इसमें क्या 181 सीट क्या है महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा। वहीं राज्य विधानसभाओं में कुल 4123 सीट में 1374 सीटें महिलाओं के लिए क्या आरक्षित हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट कर रहा है राज्यसभा तथा केंद्र शासित पुदुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा। हम लोग को ध्यान रखना है कि दिल्ली के लिए लागू है, न कि यह पुदुचेरी विधानसभा के लिए। मौजूदा संविधान प्रावधान के तहत 3 श्रेणियों में संसद लोकसभा के लिए चुना जाता है। सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इन तीनों ही श्रेणियों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण का प्रावधान नए सिरे से पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तीनों श्रेणियों के महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण जो है ये नए सिरे से पारित किया गया। इस प्रकार लोकसभा की एससी और एसटी सीटों के लिए आरक्षित 131 सीटों में से 1/3 सीटें इन्हीं वर्गों के महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। मतलब क्या है, इन्हीं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित। नए परिसीमन सीटों की संख्या वृद्धि होने पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों जैसे कि 2026 में नया परिसीमन लागू होगा, उसके बाद में क्या अगर सीटें बढ़ेगी तो उस हिसाब से 1/3 से 33% सीट रिजर्व होगा महिलाओं के लिए। कह रहा है पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान 15 वर्ष के लिए, इसके बाद समीक्षा में यदि आरक्षण की अवधि बढ़ाने की सहमति बने इसका विस्तार। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, कितने वर्षों के लिए? ये 15 वर्षों के लिए। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट है। जैसे क्या शांति निकेतन हम लोग पढ़े हैं, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, तथा होयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई। सूची में भारतीय स्थलों की संख्या कितनी होगी? 42। पहले 40 थे जिसमें 2 मिले जुड़े, एक शांति निकेतन, दूसरा होयसल के पवित्र मंदिर। चलिए हम लोग देखते हैं। पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन, जहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1 सदी पूर्व की थी, तथा कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह जिसे बेलूर, हलेबीड तथा सोमनाथपुर के पवित्र मंदिर शामिल है। मतलब क्या है कि होयसल के जो मंदिर हैं इसमें क्या है, बेलूर के, हलेबीड और सोमनाथपुर के पवित्र मंदिर को शामिल है। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी की शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उसके बाद कह रहा है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल करेंगे ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की समिति की सऊदी अरब के रियाद में 10 से 25 को संपन्न 45वीं सत्र की बैठक में लिया गया। इसको मिलाकर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या कुल कितनी होगी? 42 हो गई है। ठीक है, और सऊदी अरब के रियाद में बैठक हुआ था। इसमें 34 सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में, जबकि 7 प्राकृतिक स्थलों यानी नेचुरल प्रॉपर्टीज की श्रेणी में है, तथा एक मिश्रित स्थल की श्रेणी में भी है। ठीक है, जिसमें क्या है कि काकतीय स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को और गुजरात के कच्छ जिले के हड़प्पाकालीन धोलावीरा को विश्व विरासत 2021 जुलाई 2021 में घोषित किया गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बेलूर का ये वाला है पिक्चर, आपको कुछ दिख रहा होगा, और उसके बाद क्या है कि ये हलेबीड का या सोमनाथपुर का, इसको भी क्या है अब भारतीय स्थल की संख्या 42 हो गई इसको मिलाकर। चलिए हम लोग देखते हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 180 किलोमीटर उत्तर की ओर बीरभूम जिले में स्थित है। विश्व भारती की प्रसिद्धि के चलते इसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है। होयसल दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था। होयसल क्या है? एक राजवंश था, दक्षिण भारत का राजवंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होयसल राजवंश का शासन कब से कब तक था? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक 317 वर्षों तक इन्होंने राज किया था। इनकी राजधानी पहले बेलूर हुआ करती, जहाँ जिसे बाद में हलेबीड स्थानांतरित किया गया। होयसल मंदिरों की शाश्वत सुंदरता व नक्काशीदार बनावट को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि होयसल क्या है, दक्षिण भारत का प्राचीन राजवंश था जिसका शासनकाल 10 से 14वीं सदी के बीच था और 317 वर्षों तक इन्होंने राज किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ देखते हैं क्या कि जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में कुछ समझते हैं। जैसे क्या है कि 36 को मतलब टोटल हो गए कितने? 42 हो गया। ठीक है,
जिसमें क्या है कि विभिन्न देशों के क्या है, भारत में उपलब्ध 2 स्थलों सहित विभिन्न देशों के कुल 45 स्थलों को इस विरासत सूची में शामिल किया, जिसमें सारा बताया गया है। इसमें क्या है, 59 स्थल, सर्वाधिक स्थल किसके हैं, किस देश में, 59 स्थल का इटली में। उसके बाद चाइना का स्थल 57 है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग भारत के जितने भी हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के क्या है जो स्थल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे आगरा किला आपने देखा होगा, गए होंगे मोबाइल में देखा होगा। आगरा किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं। सबसे पहले तो 1983 याद रखें, आगरा का किला, क्योंकि ये प्रथम है। पूछा जा सकता है पॉइंट में कि विश्व विरासत सूची, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या अभी हाल ही में शांति निकेतन और हॉस्टल के पवित्र मंदिरों को शामिल किया गया है, कथन एक, पहला ऑप्शन। दूसरा है क्या कि जो है सांस्कृतिक स्थलों के रूप में आगरा का किला यानी आगरा उत्तर प्रदेश में को विश्व विरासत में सूची शामिल किए जाने वाला पहला विरासत स्थल था, ठीक है। दूसरा, तीसरा है क्या कि हाल ही में जो है अभी एक मिश्रित स्थल जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है, इसके शामिल किया गया। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए थोड़ा सा हमें डीप भी पढ़ना चाहिए। तो पहला क्या है, आगरा किला यानी आगरा में स्थित है, जो कि 1983 में यह क्या है प्रथम हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज हुआ था। फिर ताजमहल जो कि आगरा में, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है, एलोरा अजंता एलोरा गुफा महाराष्ट्र में, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, कोणार्क जो कि पूरी उड़ीसा में है। महाबलीपुरम स्थित स्मारक, यहाँ तो मतलब मैं क्या है यहाँ पर भी जा चुका हूँ, यहाँ पर भी जा चुका हूँ, सूर्य मंदिर महाबलीपुरम यहाँ तो गया हूँ, गोवा की चर्च में यहाँ भी गया हूँ। तो ये सब क्या है काफी ऐतिहासिक स्थल है, आपको भी कभी मौका मिले तो आपको जाना चाहिए। गोवा की चर्च एवं कॉन्वेंट, खजुराहो स्थित स्मारक समूह जो कि मध्य प्रदेश में है, हम्पी स्थित स्मारक बल्लारी में, फतेहपुर सिकरी आगरा में है। उसके बाद क्या है कि एलिफेंटा की गुफाएं औरंगाबाद में, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। सट्टाडकल स्थित स्मारक समूह, सांची स्थित बौद्ध स्मारक, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, कुतुब मीनार संबंध स्मारक, माउंटेन रेलवे, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, दिल्ली का लाल किला, जंतर मंतर जयपुर जो कि राजस्थान में है, राजस्थान के राजपूताना शैली के 6 किले, रानी की वाव, बिहार का नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए बिहार के दृष्टिकोण से ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, बिहार का नालंदा विहार 2016, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद, मुंबई का विक्टोरियल गोथिक वो आर्ट डेको संरचना है, जयपुर सिटी, काकतीय रुद्रकेश्वर मंदिर वारंगल, हड़प्पाकालीन धौलावीरा, शांति निकेतन होयसल के पवित्र मंदिर। और प्राकृतिक स्थलों में क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, केवला देव राष्ट्रीय पार्क, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क पश्चिम घाट, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और मिश्रित स्थल में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। इस प्रकार से हमने देखा भारत के जितने विरासत स्थल थे। इसमें क्या है कि बिहार के 2 स्थलों का हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक क्या है, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर, जिसको 2002 में दिया गया था, और इसे 2016 में नालंदा को दिया गया। तो अभी तक की इतने जगहों में से मुझे इतना जगह जाने का अवसर मिला है, लगभग जो है इतने जगह पे मैं गया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 जगह गया हूँ। कोशिश करूँगा आगे यहाँ भी जाने का, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ विश्व विरासत स्थल है, और यहाँ विदेश से टूरिस्ट वगैरह आते हैं, और काफ़ी जो है सांस्कृतिक महत्व है, तो इसे भी हमें देखने का प्रयास करना चाहिए, जानने का। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या है कि चोल मंदिर को 2004 में, ये सब कुछ कुछ है, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, आपको इतना लगभग ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन, इससे टॉपिक अगला टॉपिक है टाइम्स हायर एजुकेशनल वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024 में भारत के 91 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल है। कितने विश्वविद्यालय, 91। इसमें टॉप जो है, टॉप कौन सा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का 1 नंबर पर है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। इन तीनों को हम लोग को ध्यान रखना है, ये तीनों क्या है क्रम से क्या है टॉप पे है, जिसमें यूके के सबसे टॉप है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक इंडिया की बात करें तो टाइम्स रैंकिंग 2024 में स्थान पाने वाले 91 भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर में, जो कि है IISc बेंगलुरु का है।
जो सिर्फ शीर्ष 250 स्थान बनाने वाला भारत का एकमात्र संस्थान है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। अंडर 250 क्या है, एकमात्र भारत का संस्थान है। अंडर 250 एकमात्र संस्थान है। भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पश्चात इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले भारतीय विश्वविद्यालय क्रम से अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, जिसे 500 से 620 रैंकिंग दी गई। तो हम लोग ध्यान रखेंगे अन्ना यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और उसके साथ है क्या कि 600 800, हालांकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये इम्पोर्टेंट है ना, IISc बैंगलोर। चलिए, ये जो है हम लोग का टॉपिक जो है, ये वाला जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये क्या है, राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक जो है ये वाला हम लोग यहाँ पर कर दिए। मतलब क्या है, राष्ट्रीय परिदृश्य जो था हम लोग पढ़ चुके हैं 3 अभी तक के टॉपिक में। ठीक है, अब राजनीतिक घटना चक्र को क्या है अगले टॉपिक के लिए रखते हैं, ताकि अगला क्या है चौथा राजनीतिक घटना चक्र को फ्रेश हम लोग तैयार कर सकें। तो क्या है कि दोस्तों यहाँ पे पार्ट 3 वाला जो सेक्शन है इसको, मतलब सॉरी, पार्ट 4 को यहाँ से हम लोग रखेंगे, पार्ट 4। ठीक है, और क्या कि पार्ट 3 में हमने एक बार देखा, एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, चुनावी बॉन्ड बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया, अंतरिम बजट संरचना भी थोड़ा सा पढ़ा था, ब्लू इकोनॉमी पढ़ा था, कोर्ट ऑन अकाउंट या लेखानुदान के बारे में पढ़ा था, हिमालय वैराग्नि को पढ़ा था, उसके दंड परिहार के मामले में हम लोग देखा था कि राष्ट्रपति के क्षमादान और क्या दंड को कम करने की जो भी शक्तियां हैं, सिलक्यारा सुरंग जिसमें ऑपरेशन रेस्क्यू जो एनजीटी द्वारा समाप्त कर दिया गया था, उसका फिर से पुनः स्टार्ट कर किया गया था, तमिलनाडु सरकार द्वारा उद्योगवीर की नियुक्ति, भारत में महिला आंतरिक प्रवासन के संबंध में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पढ़ा, 18वीं लोकसभा में क्या है अच्छा आदर्श आचार संहिता 1+2 जो हुए थे राजीव कुमार और इसको हम लोगों ने पढ़ा। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्र की उपलब्धियों पर राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख, इनमें क्या है कि 75वें में कौन कौन से राष्ट्रपति थे और क्या क्या किनको मिला था, फर्स्ट प्राइज मिला था, जो कि क्या प्रदर्शनी के आधार पे वो हमने पढ़ा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 पढ़ा, देश के सबसे लंबे सीवरेज अटल ब्रिज का उद्घाटन हुआ महाराष्ट्र में, वो पढ़ा। स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या है कि लगातार जो है 7वें बार क्या है कि इंदौर जो है स्वच्छ शहर, साथ ही साथ सूरत भी हुआ था, और जो है अन्य 3 सर्वश्रेष्ठ शहरों में क्रम से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल हुए थे। देश में हिम तेंदुओं की संख्या कितने हैं, 718। भारत के 2 और शहर ग्वालियर और की जोड़ी यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज ऑफ नेटवर्क में शामिल हुए। वहीं गुजरात के क्या है, गुजरात का गरबा को और यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। मेरा गांव मेरी दवा इसको पढ़ा था। सड़क दुर्घटना में जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान माल की क्षति होती है, इसको हमने पढ़ा था। देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय झंडा क्या है, इस सीमा पर पाकिस्तान से सटे हुए अटारी बॉर्डर के पास लगाए थे, ये भी हमने पढ़ा था। मेरी माटी मेरा देश अभियान जो अमृत महोत्सव आयोजन होकर गया, इसको पढ़ा। PM जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसे उन्होंने पढ़ा था। संसद में विशेष सत्र में नए संसद भवन में विधायी कार्य प्रारंभ, पुराने संसद भवन का नाम अब संविधान सदन, इसे उन्होंने पढ़ा। महिला आरक्षण विधेयक जो 106वां संविधान संशोधन था, नए संसद भवन से पारित होने वाला पहला अधिनियम, में भी पढ़ा। शांति निकेतन तथा होयसल के पवित्र समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अब कितना हुआ, टोटल 42। ठीक है, जिसमें शांति निकेतन और होयसल के पवित्र समूह को शामिल किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशनल वर्ल्ड रैंकिंग 2024, इसमें क्या है कि भारत के 91 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल किए गए, जिसमें क्या है कि IISc बेंगलुरु ये क्या है टॉप में आया है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। तो राष्ट्रीय परिदृश्य क्या ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या है नेक्स्ट जो 4th वाला वीडियो आएगा उसमें क्या है राजनीतिक घटनाक्रम को हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहीं पे हम लोग टॉपिक को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नए वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।